हवेली के भारी भरकम आहनी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही येशम ने अपना हैंडबैग कंधे पर संभाला और थकन से एक लंबा सांस भरा। उफ नाइमा, मेरा तो बुरा हाल हो गया है। अब बस सुकून से जाकर सोना है। इसे साथ चलती अपनी कजन नाइमा से कहा, जो खुद भी काफी थकी हुई लग रही थी। लेकिन जैसे इसकी नजरें हवेली के कुशादा गैराज पर पड़ी, दोनों के कदम वहीं मुंजमद हो गए। वहां हवेली के रवायती जीपों और काले शीशों वाले वैको डालों के बीचों बीच एक चमकती हुई स्याह खड़ी बीएमडब्ल्यू खड़ी थी, जो अपनी साख्त और शहाना चमक से पूरे गैराज का नक्शा ही बदल रही थी। हैं, ये ब्यूटी यहां कहां से आई? येशम की आंखें हैरत से फैल गईं। हमारे घर में तो सबको जीपों का जुनून है, ये बीएमडब्ल्यू किसकी हो सकती है? नाइमा ने शरारत से मुस्कुराते हुए अपना बैग से गहरे लाल रंग की नेल पॉलिश निकाली। पता नहीं किसकी है, शायद तायाबा का कोई खास मेहमान हो, या फिर वो खड़ूस कजन जो बरसों बाद लौटने वाला था। वैसे येशम, अगर तुम में इतनी हिम्मत है ना, तो इस चमकती हुई गाड़ी पर नेल पॉलिश से कुछ नक्शो नगार बना दो। सुना है जिसकी ये गाड़ी है वो बहुत सख्त मिजाज सरदार है। अगर इसे पता चल गया ना, तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। नाइमा की बात येशम की अना पर लगी। उसने शौकी से नेल पॉलिश थामी और एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, येशम किसी सरदार बरदार से नहीं डरती। अब देखो इस सरदार की शान में इजाफा कैसे होता है। नाइमा और बाकी कजन्स दूर खड़ी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि येशम दबलील कदमों से गाड़ी के पास गई और इसके बोर्ड पर नेल पॉलिश की नोक रखकर मज़ाक़ा खेज शक्लें बनाने लगी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि भलाई मंजिल की खिड़की के पीछे से दो सुलगती हुई आंखें इसे इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते देख रही थीं, और वही शख्स अब रात के अंधेरे में इसके कमरे तक पहुंचने वाला था। गाड़ी के बोर्ड पर नेल पॉलिश से वो मुज़हका खेज शक्लें बनाने के बाद येशम और नाइमा अपनी हंसी दबे पांव हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ भाग गईं। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि हवेली के बैरूनी गिराज में कदमों की चाप सुनाई दी। जोहान खान सादा अपने चंद कजन्स के साथ बातों में मसरूफ पूरे एतमाद लहजे में गुफ्तगू करता हुआ गाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। सफेद क्लक लगे सूट पर कंधों की गिर्द लिपटी भारी भरकम शॉल और इसकी नीली आंखों की चमक इसे किसी आम इंसान से जुदा कर रही थी। इसकी हल्की सुनहरी रंगत वाली दाढ़ी और स्याह बाल इसकी वजाहत में मजीद इजाफा कर रहे थे। जो बरसों लंदन में रहने के बावजूद अपनी पठानियत और रोब नहीं भूला था, बात करते करते अचानक इसकी नजर अपनी कीमती स्याह बीएमडब्ल्यू पर पड़ी और इसके कदम वहीं मुंजमद हो गए। इन गाड़ी के चमकते हुए बोर्ड पर सुर्ख नेल पॉलिश से बनी वो भद्दी शक्लें देखकर जोहान के माथे पर गुस्से की लकीरें उभरी। पीछे खड़े कजन्स ने जैसे गाड़ी की हालत देखी, सबके लिए अपनी हंसी जब्त करना मुहाल हो गया, क्योंकि वो जानते थे कि जोहान खान अपनी चीजों के मामले में कितना खड़ूस और हसास है। वाह भाई माशाल्लाह, आप लोगों के महफूज गैराज में खड़ी गाड़ी भी यहाँ सलामत नहीं है। जोहान ने जताते हुए अंदाज में सर्द लहजे में कहा। इसकी नीली आंखों में गुस्से की तपिश साफ देखी जा सकती थी। वहां मौजूद एक कजन ने मुस्कुराहट छुपाते हुए दबी आवाज में कहा, टेंशन मत लो जोहान, ये जिसने भी किया है ना, इसका तुम्हारे साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये सुनते जोहान का गुस्सा एक पल के लिए जैसे थम सा गया। इसे किसी और वजाहत की जरूरत नहीं पड़ी। इसे फौरन अंदाजा हो गया कि बरसों बाद लौटने के बावजूद वो लड़की आज भी इसी तरह बेबाक और शरारती है। वो जान गया था कि येशम ने अनजाने में ही सही, लेकिन एक बार फिर इसके काम में टांग अड़ा दी थी। इसके लबों पर एक मुबहम और खतरनाक सी मुस्कुराहट आई, जैसे वो दिल ही दिल में इसकी सजा का फैसला कर चुका हो। खाने की मेज पर हवेली के तमाम मर्द और खवातीन जमा थे, जहां रवायत के मुताबिक बर्तनों के टकराने और दबी दबी गुफ्तगू का शोर था। येशम अपने मखसूस अंदाज में नजरें झुकाई प्लेट में चम्मच हिला रही थी, लेकिन इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अभी चंद लम्हे पहले ही इसने सुना था कि तायाबा का बेटा जोहान खान सादा लंदन से वापस आ चुका है, और अब वो सबके साथ इसी मेज पर मौजूद था। चाचू जान ने गला साफ करते हुए सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई और जोहान का तारुफ करवाना शुरू किया। बच्चों, ये जोहान है, तुम्हारे बड़े ताया का बेटा, जो अपने वालिद के इंतकाल के बाद तकरीबन 10 साल पहले यहाँ से बाहर चला गया था।
अब ये मुस्तकिल तौर पर वापस आ गया है और हमारी जायदाद और कारोबार संभालेगा। रेशम ने हिम्मत करके एक पल के लिए नजरें उठाई तो सामने से वो तवील कामत बारोब शख्सियत नजर आई। जोहान की नीली आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और इसकी हल्की सुनहरी दाढ़ी इसके सफेद लिबास के साथ इसके वकार में मजीद इजाफा कर रही थी। रेशम की हालत गैर हो रही थी। इसे बार बार गिराज में खड़ी वो चमकती हुई BMW और इस पर बने मुज़क्का खेज कार्टून याद आ रहे थे। नाइमा जो इसके बिल्कुल साथ बैठी थी बार बार कभी अपनी प्लेट को देखती तो कभी किनखियों से सोहान की तरफ देखकर अपनी हंसी और खौफ पर काबू पाने की कोशिश करती। दूसरी तरफ बैठी अनुषा ने तो हद ही कर दी। वो बार बार आंखों ही आंखों में रेशम को इशारा कर रही थी जिससे कह रही हो कि बहन ये तुमने क्या कर दिया, अब तुम्हारी खैर नहीं है। ये बंदा तो शक्ल से बहुत खतरनाक लग रहा है। रेशम ने मेज के नीचे से अनुषा के पांव पर जोर से अपना पांव मारा ताकि वो खामोश हो जाए, लेकिन खुद इसकी अपनी उंगलियां अब भी नेल पॉलिश के इन निशानात से भरी हुई थी जिनसे इसे जोहान की गाड़ी का हुलिया बिगाड़ा था। जोहान सबसे बात कर रहा था लेकिन इसकी नजरें रह रहकर मेज के इस कोने पर ठहर रही थी जहां रेशम सर झुकाए बैठी थी। इसके चेहरे पर एक ऐसी खामोशी थी जो किसी आने वाले तूफान का पता दे रही थी। जब रेशम को लग रहा था कि इसके हलक में लुकमा फंस जाएगा, क्योंकि वो जानती थी कि ये खामोशी ज्यादा देर नहीं रहेगी। खाने के बाद दस्तरख्वान से उठते ही चाचू जान ने सबको ठहरने का इशारा किया। बेटा, तुम सब कजन्स अब एक साथ बैठो, थोड़ी देर गपशप करो और मिलकर चाय पियो। जोहान इतने सालों बाद लौट आए, तुम लोगों का एक दूसरे के साथ अटैच होना बहुत जरूरी है। आखिर अब तुम सब ने एक ही हवेली में रहना है। चाचू जान की आवाज में अपनाइयत थी, लेकिन रेशम के लिए ये अल्फाज किसी सजा से कम नहीं थे। चाचू जान ने खास तौर पर रेशम की तरफ देखकर एक मायने खेज मुस्कुराहट के साथ कहा, और रेशम बेटा, तुम तो अपने इस ताल्लुक को भूली नहीं होगी ना? तुम्हारा और जोहान का रिश्ता तो बचपन से तय है। ये सुनते रेशम के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो जो पहले ही गाड़ी वाले वाकये से खौफजदा थी, अब इस बेनाम रिश्ते के तस्करे ने इसे मजीद घबराहट में मुब्तला कर दिया। इसने चोरी छुपे जोहान की तरफ देखा जो सोफे पर निहायत वकार से बैठा अपनी नीली आंखों की तपिश से जैसे इसे जला रहा था। इसकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो रेशम की बेचैनी का भरपूर लुत्फ ले रहा हो। सब कजन्स चाय के बहाने वहीं बैठ गए और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। जोहान सबके सवालों के जवाब दे रहा था, लेकिन इसकी निगाहें बार बार रेशम के चेहरे का तवाफ करती जो अब अपनी उंगलियां चटकाने में मसरूफ थी। इससे लग रहा था कि इसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। जब चाय खत्म हुई और सब उठने लगे तो जोहान अचानक रेशम के करीब से गुजरा। इसके गुजरने की आहट पर रेशम के लिए किसी तूफान से कम ना थी। जैसे वो इसके पास से गुजरा, इसने इंतहाई कमजोर और सर्द आवाज में सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारी नेल पॉलिश की खुशबू अभी तक गैराज में महक रही है रेशम खान। हिसाब लेने रात को तुम्हारे कमरे में आऊंगा। ये सुनकर रेशम के हलक से एक दबी सी सिसकी निकल गई और वो वहीं साकित खड़ी रह गई। इसे समझ आ गया था कि अब बचपना नामुमकिन है और वह सरदार कजन इसकी इस नादानी को इतनी आसानी से माफ करने वाला नहीं है। जोहान खान काफी देर तक अपने छोटे कजन के साथ स्टडी रूम में बैठा रहा, जहां पुरानी यादों और मुस्तकबिल के मंसूबों पर गुफ्तगू होती रही। इसके कहकों की गूंज दलान तक सुनाई दे रही थी, जैसे वो वही पुराना जोहान जो 10 साल पहले यहां से गया था। आखिरकार इसने घड़ी पर नजर डाली जहां रात के 2 बजने का हिंसा उभर रहा था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, थकन बहुत ज्यादा है। इसने मुस्कुराकर कजन से हाथ मिलाया और कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन राहदारी में इसके कदम अपने कमरे की तरफ मुड़ने के बजाय बाएं जाने बाकी रेशम के कमरे की तरफ बढ़ गए। उसने इंतहाई महारत से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर इसे मुकफल कर दिया। रेशम जो नींद और जागने के बीच किसी अनजाने खौफ में मुब्तला थी, आहट पाकर हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने चांद की मदम रोशनी में जोहान का तवील कामत साया देखकर इसके हाथ पांव फूल गए। वो मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी, गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है वो मैं पूरा कर दूंगी, प्लीज आप बाबा को मत बताइएगा। इसने हाँफते हुए जल्दी जल्दी कहना शुरू किया। वो बुरी तरह कांप रही थी। इससे लग रहा था कि जोहान का गुस्सा भी फट पड़ेगा। जोहान खामोशी से नापे तले कदम उठाता इसके करीब आने लगा। इसकी नीली आंखों में एक ऐसी चमक थी जो रेशम को साकित कर रही थी। मुझे सच में नहीं पता था कि वो गाड़ी आपकी है। नाइमा ने उकसाया था तो मैंने भी ऐसा ना करती अगर मुझे अंदाजा होता।
वो मुसलसल सफाइयां दिए जा रही थी। इसका लहजा इल्तिजाई होता जा रहा था। वो इस हकीकत से बखूबी वाकिफ थी कि ये शख्स सिर्फ इसका कज़न नहीं बल्कि इसका मजाजी खुदा भी है। बरसों पहले होने वाले इस निकाह का बोझ इसने हमेशा महसूस किया था, लेकिन आज इसकी मौजूदगी ने इस बोझ को एक खौफनाक हकीकत में बदल दिया था। वो भी कुछ और कहने वाली थी कि जोहान ने एकदम फासला खत्म किया और इसके लबों पर अपनी उंगली रखकर इसे खामोश करवा दिया। येशम की सांसें जैसे सीने में ही कैद होकर रह गईं। बरसों बाद की ये पहली बाकायदा मुलाकात और जोहान का ये गैर मुतवक्को वालिहाना अंदाज येशम को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। वो इसकी कुर्बत की तपिश और अपनी मनकूहा होने के एहसास के बीच बुरी तरह घबरा गई थी। जोहान ने इसके चेहरे के करीब झुककर इंतहाई मध्यम मगर गहरी आवाज में कहा, नुकसान का बदला पैसों से नहीं लिया जाता येशम खान, इसके लिए तो पूरी रात दरकार होगी। जोहान की इन पूरे स्टार्ट बातों और कुर्बत से घबराकर येशम ने तेजी से पीछे हटना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो कदम बढ़ाती जोहान ने एक झटके से इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा। येशम संभल ना सकी और सीधी इसके चौड़े सीने से जा लगी। जोहान ने इसे अपने हिसाब में लेते हुए इसका रुख इस तरह किया कि येशम का कान बिल्कुल इसके दिल के ऊपर था। सुनो, क्या कह रही हैं ये धड़कनें? जोहान की भारी और गहरी आवाज इसके सर के ऊपर से आई। येशम ने बेइख्तियार जोहान की कमीज को अपने नन्हे हाथों से दबोच लिया, जैसे वो गिरने से बचाना चाहती हो। इसके दिल की तरतीब बिगड़ चुकी थी और जोहान के दिल की धड़कनें इसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थी। मुझे जाने दे, इसने लड़ती आवाज में इल्तिजा की। इसका चेहरा जोहान के सीने में छुपा हुआ था। कहाँ जाने दूं? ये तुम्हारा कमरा है येशम खान, और मैं यहाँ अपने हक से मौजूद हूँ। जोहान ने इसे मजीद खुद में भींचते हुए कहा, आप यहाँ से जाएं प्लीज। वो बुरी तरह हकला रही थी। इससे अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। जोहान ने अपना सर झुकाया और इसके कान के बिल्कुल करीब होकर निहायत धीमे और रोमानवी लहजे में पश्तों में सरगोशी की। जमा दर जरा सकोना तालीदो पस मन ने जड़ा दाजे दड़ी लगायू के दीचा जंदान ना अदाशी। फिर इसने इसका तर्जुमा भी इंतहाई मध्यम आवाज में इसके कान में उतारा। ए मेरे दिल के सकून, तुम्हें देखने के बाद मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे कोई कैदी बरसों बाद कैद खाने से आजाद हुआ हो। ये सुनते येशम की जान जैसे सचमुच निकलने को हुई। वो खामोश हो गई, लेकिन इसकी गिरफ्त जोहान की कमीज पर मजीद सख्त हो गई थी। इससे अंदाजा हो गया था कि वो खड़ूस कजन जिसे वो बरसों से दूर समझती थी, आज इसे मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले चुका था। जोहान की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि येशम का हिलना भी मुहाल था। वो मुसलसल तड़प रही थी और अपनी लड़ती आवाज में वही एक बात दोहरा रही थी। मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी जोहान खान। मैं कसम खाती हूँ, मैं नई गाड़ी लेकर दे दूंगी आपको। मैंने आपकी गाड़ी खराब की थी ना, तो बस इसका बदला पैसों से ले लें। मेरा हाथ छोड़ें। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे और आवाज रंध गई थी। जोहान के लबों पर एक फातिहाना और गहरी मुस्कुराहट उभरी। इसने येशम की तड़प को नजरअंदाज करते हुए इसकी कलाई को सख्ती से थामा और इसे अपने लबों के करीब ले गया। येशम की सांसें साकित हो गईं जब इसने महसूस किया कि जोहान ने निहायत नरमी से इसकी कलाई को छुआ। वह इसके हाथ की पोरों से होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ा, यहाँ तक कि इसका लम्स येशम की गर्दन तक महसूस होने लगा। येशम की सिसकियां निकल गईं और वो बेख्तियार रोने लगी। तुम्हें भी अंदाजा नहीं है येशम खान कि ये पठान कितना रोमानवी है। जोहान ने इसके आंसुओं से भीगी रंगत को देखते हुए शरारत और जुनून के मिले जुले लहजे में कहा, अभी भाग कर कहाँ जाओगी? तुम तो मेरी पठानी हो, मेरी गोली। इसने प्यार और हक जताते हुए इसके गाल को हल्का सा खींचा, जैसे येशम की घबराहट अपनी इंतहा को पहुंच गई। इसका अंग अंग कांप रहा था। आपको समझ नहीं आ रहा कि वो ये सब मजाक में कर रहे या वाकई वो इससे अपनी कैद में ले चुका है। आप मजाक कर रहे हैं ना? प्लीज छोड़े मुझे, कोई देख लेगा। वो हिचकियां लेते हुए बोली। जोहान ने इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के हिसार में लिया और इसकी आंखों में झांकते हुए संजीदगी से बोला, रुखसती की बात कब की है? कल ही करवा लो। सच कहूं तो मेरा दिल तुम्हें छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा, और अभी तो मैंने अपनी गाड़ी का बदला भी लेना है तुमसे। और याद रखना, इस गाड़ी की कीमत तुम अपनी पूरी जिंदगी देकर भी अदा नहीं कर पाओगे। इसका लहजा जितना रोमानवी था, इसमें छुपा हुक्म उतना ही वाज़ेह था।
एशम को लग रहा था कि इसके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है और वो शख्स जिससे वो बरसों से भागती रही थी अब इसकी रूह तक पर काबिज होने के लिए तैयार खड़ा है। एशम की आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ रक्स कर रहे थे। जोहान का यूं इस पर हक जताना और रुखसती की बातें करना इसे तड़पा रहा था। जैसे जोहान ने अपना चेहरा इसके मजीद करीब किया, एशम ने आओ देखा ना ताओ अपनी पूरी ताकत समेटी और जोहान के मजबूत बाजू पर अपनी दांत गाड़ दिए। इसने इतनी जोर से काटा कि जोहान के माथे पर भी एक पल को हिल गया, लेकिन इसकी तवक्को के बरक्स जोहान दर्द से कराहने की बजाय खिलखिलाकर हंस पड़ा। इसके कहके की गूंज खामोश कमरे में फैल गई। ओह, तो मेरी पठानी में इतनी हिम्मत भी है। इसने अपने बाजू पर पड़े दांतों के निशान को बड़े फखर से देखा, जैसे वो कोई तमगा हो। एशम ने रोहान सी होकर इसे पीछे धकेला और चिल्लाई, बहुत बुरे आप, चले जाएं यहां से वरना मैं सबको बुला लूंगी। जोहान ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ इसे देखा, अपना हुलिया दुरुस्त किया और बगैर कुछ कहे निहायत इत्मीनान से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। जोहान के जाते एशम ने जल्दी से दरवाजा मकफल किया और भागकर आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। इसका पूरा चेहरा टिमटिमा रहा था और गालों पर हया और गुस्से की सुर्खी साफ नुमाया थी। इसने आईने में अपने बिखरे बाल और अपनी हालत देखी तो इसके लबों से जोहान के लिए पश्तों के मुख्तलिफ अलकाबात निकलने लगे। दा डेर बदतमीज है लियोनी, ये बहुत बदतमीज और पागल है। इसने अपने सुर्ख होते गालों पर हाथ रखते हुए बड़बड़ाया, खपला खपला वर्ता गटा सरदार वाई जो खरतूना ने तमाशो माने दे। खुद को बहुत बड़ा सरदार कहता है मगर हरकतें बच्चों जैसी हैं। इसका दिल अभी तक सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। वो जितना खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती, जोहान की वो पश्तो सरगोशियां इसे उतना ही बेचैन कर दी थी। जमा पे जोंद कबे दे दासे तूफान दारोसी दे चाजा वरना पना नशा मदोली। मेरी जिंदगी में उसने ऐसा तूफान बर्पा कर दिया है जिससे मैं पना नहीं पा सकती। अगली सुबह भी सूरज की पहली किरण ने हवेली की रोशन दानों से झांकना शुरू किया था कि एशम के कमरे का दरवाजा धर धर बजने लगा। वो जो रात भर जोहान के ख्यालात और इसकी गुर्बत की तपिश में मुश्किल अभी सोई थी, हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी वो आंखें मल ही रही थी कि नायमा, अनुषा और बाकी कजन्स हल्ला बोलती हुई कमरे में दाखिल हुई। अरे ओ शहजादी, यहाँ बड़े मजे से सो रही हो, तुम्हें पता भी है बाहर क्या तूफान आ चुका है। नायमा ने इसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा। एशम की नींद पल भर में उड़ गई। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे लगा शायद रात वाला किस्सा सबको पता चल गया है। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? इससे सहमे हुए लहजे में पूछा। अनुषा ने शरारत से ताली बजाई और बिस्तर पर बैठते हुए बोली, जी वो कल शहजादा साहब तशरीफ लाए थे ना, जोहान खान सादा। इन्होंने सुबह सवेरे ही तायबा के सामने रुखसती का बम फोड़ दिया। तायबा तो खुशी से फूले नहीं समा रहे। कह रहे हैं कि मैडम जी आप जल्दी से रुखसत होकर सुहागन बन जाएं ताकि घर की रौनकें बहाल हो। यह सुनना था कि एशम का चेहरा एकदम से लाल सुर्ख हो गया। इसे जोहान की रात वाली धमकी याद आई कि रुखसती की बात कल ही करवा लूं। वो इतनी जल्दी कदम उठा लेगा इसने सोचा भी ना था। लो देखो, अभी से शर्म से लाल टमाटर हो रही है। नायमा ने इसे छेड़ा। वैसे एशम मानना पड़ेगा, तुम्हारा शौहर पूरे खानदान में सबसे ज्यादा हैंडसम पठान है। कितना प्यारा रंग है इसका, बिल्कुल गोल मटोल और वजी सा। लंदन से आया मगर लगता है खालिस सरदार है। तुम्हें और क्या चाहिए भाई, हमारी तो ऐसी किस्मत कहाँ। सब कजन्स मिलकर इसे छेड़ने लगी और हंसी का एक तूफान खड़ा हो गया। एशम ने झीमकर तकिया इनकी तरफ उछाला और गुस्से से हड़बड़ाई। दड़ेर बेहया और सरकोजे दे, ये बहुत बेहया और जिद्दी है। सारी कजन्स एक साथ हंस पड़ी। ओहो, अभी से मियाँ को पश्तों में कोसना शुरू कर दिया। बहुत बदतमीज हो तुम एशम, बेचारा इतना हैंडसम है, तुम्हारा निकाह हुआ इससे, कुछ तो लिहाज करो। एशम ने मुंह बसोड़े। मुंह अंदर ही अंदर इसे एक अजीब सी बेचैनी घेरे हुए थी। अब नाश्ते की मेज पर वो इसका सामना कैसे करेगी, खसूसन जब इसे पता था कि जोहान के बाजू पर इसके दांतों का निशान अब भी मौजूद होगा। नाश्ते की मेज पर हवेली के तमाम अफराद जमा थे। पराठों की खुशबू और कैवों की महक फिजा में रची बसी थी। एशम डरते डरते नजर झुकाए नायमा के पीछे छुपती हुई वहां पहुंची।
इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जोहान के सामने आएगी, इसके चेहरे की रंगत सब कुछ बयान कर देगी। आओ एशम बेटी, यहाँ बैठो। ताबा ने शफकत से इसे अपने करीब बुलाया। एशम जैसे कुर्सी पर बैठी, इसे अपने ऐन सामने जोहान खान सादा की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो सफेद सूट में मलबूस इंतहाई पुरसकून अंदाज में बैठा, पराठा तोड़ा था, लेकिन इसकी आस्तीनें कोहनियों तक मुड़ी हुई थी। एशम की नजर जैसे इसके दाएं बाजू पर पड़ी, जैसे इसके दांतों के गहरे सुर्ख निशान अब भी वाजे थे। इसके हलक में लुकमा फंस गया। सोहान बेटा, ये तुम्हारे बाजू पर क्या हुआ है? कोई चोट लगी है या किसी चीज ने काट लिया है? तायबा ने फिक्रमंदी से जोहान का बाजू देखते हुए पूछा। पूरा दस्तरख्वान एकदम खामोश हो गया और सबकी नजरें जोहान के बाजू पर जम गईं। जोहान ने एक इंतहाई मायने खेज नजर एशम पर डाली, जो इस वक्त शर्म और खौफ से पानी पानी हो रही थी। इससे मुस्कुराते हुए बड़े आराम से कहा, तायबा बस क्या बताऊं, हवेली में कुछ बिल्लियां अब भी बहुत खतरनाक और जिद्दी हो गई हैं। रात को अंधेरे में ऐसे एक जंगली बिल्ली से सामना हो गया जिसने अपनी फितरत के मुताबिक मुझे काट लिया। सोहान का लहजा जितना स्पार्ट था, इसमें छुपा तंज इतना ही गहरा था। सब कजन्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और दबी दबी हंसी शुरू हो गई। नायमा ने मेज के नीचे से एशम को चुटकी काटी, जबकि एशम ने जल्दी से सर झुका लिया ताकि कोई इसकी आंखों की नमी और चेहरे की सुर्खी ना देख ले। तोबा है, हमारे घर में तो ऐसी कोई बिल्ली नहीं। चाचू जान हैरत से बोले। तुम कहो तो आज इसका बंदोबस्त करवा दूं? नहीं नहीं तायबा, बंदोबस्त की जरूरत नहीं। जोहान ने चाय का घुंट भरते हुए कहा और फिर इंतहाई धीमी आवाज में, जो सिर्फ एशम को सुनाई दी, पश्तो में बड़बड़ाया। दाखो जमा खपला बला दे, दे इलाज सिर्फ जमा दे। ये तो मेरी अपनी बला है, इसका इलाज सिर्फ मेरे ही पास है। एशम ने बेख्तियार अपनी उंगलियां चटखाई और दिल ही दिल में इसे कोसने लगी। ऐसा समझ आ गया था कि जोहान इसे सुकून से जीने नहीं देगा और अब रुखसती की बात छेड़कर इसने बकायदा अपने कैदी बनाने का इरादा कर लिया। और ताया अब्बा, रुखसती की तारीख का क्या सोचा आपने? जोहान ने अचानक सबके सामने ये सवाल करके बम फोड़ दिया। मेरा ख्याल है कि अब देर नहीं करनी चाहिए। ये बिल्लियां जितनी देर बाहर रहेंगी इतनी खतरनाक होती जाएंगी। एशम का बस नहीं चल रहा था कि वो जमीन में धंस जाए, जबकि घर के बड़े अब इसकी शादी की तैयारियों पर संजीदगी से बहस शुरू कर चुके थे। तायबा ने चाय का कप मेज पर रखते हुए जोहान की बात की तायद की। तुम ठीक कह रहे हो जोहान, अब मजीद इंतजार का कोई जवाब नहीं बनता। मैंने तुम्हारे चाचू से बात कर ली है, अगले हफ्ते जुमे की तारीख पक्की समझते हैं। बस एक छोटा सा निकाह तो पहले ही हो चुका है, अब सिर्फ धूमधाम से रुखसती होगी। ये सुनते एशम के हाथ से नवाला छूट गया। अगले हफ्ते? इसके लबों से बामुश्किल ये लफ्ज निकला। ऐसे लगा जैसे कमरे की दीवारें इस पर सिमट रही हूं। नायमा और अनुषे ने मेज के नीचे से एक दूसरे के हाथ दबाए। इनकी आंखें हैरत और जोश से फैली हुई थीं। क्यों एशम बेटी, कोई एतराज है तुम्हें? तायबा ने शफकत से पूछा। एशम ने तड़प कर जोहान की तरफ देखा, जो बड़े इत्मीनान से अपने चाय की प्याली से लुत्फानंदोज हो रहा था, जैसे इसे पहले से इल्म हो कि यही होने वाला है। इसकी नीली आंखों में एक फातिहाना चमक थी जो एशम को जिज कर रही थी। नहीं तायबा, वो इतनी जल्दी एशम हकला करेगी? जल्दी कहाँ बेटी, 10 साल का अरसा बीत गया, अब तो जोहान भी वापस आ गया। चाचू जान ने मुस्कुरा कर कहा। तैयारियां शुरू करो, हवेली में बरसों बाद कोई बड़ी खुशी आ रही है। नाश्ता खत्म होते जैसे बड़ी मर्द दीवान खाने की तरफ बढ़े, कजन्स ने एशम को घेर लिया। ओए होए, अगले हफ्ते तो हमारी लाडली रुखसत हो जाएगी। अनुषे ने इसे छेड़ा, लेकिन एशम का जहन कहीं और था। वो गुस्से से भरी हुई जोहान के पीछे लपकी, जो सेन की तरफ जा रहा था। जोहान खान रुके आप, ऐसे दबी आवाज में पुकारा ताकि बड़े ना सुन ले। जोहान रुक गया और धीरे से मुड़ा। इसके चेहरे पर वही मखसूस खड़ूस मगर रोबदार तासुर था। जी, अब क्या काटने का इरादा है? इसने अपने इसी बाजू की तरफ इशारा किया जहां निशान अब भी गहरा था। आपने तायाबा से ये सब क्यों कहा? आपको पता है मैं भी तैयार नहीं हूं, और आपने वो बिल्ली वाली बात सबके सामने क्यों की? एशम गुस्से से लाल हो रही थी। जोहान एक कदम इसके करीब आया। इसके कदावर शख्सियत ने एशम को अपने साय में ले लिया। इसने झुककर इसके कान में पश्तो में सरगोशी की। जमा पख्तो न जिनी ता तमे बेली बचल बदले अबलम दा खुशी शुरुआत है। मेरी पठान लड़की, मैंने तुमसे कहा था कि बदला लूंगा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। एशम ने बेबसी से इसे देखा। आप बहुत जालिम हैं, इसने रोहानसी होकर कहा। जोहान ने एक पल के लिए इसके मासूम चेहरे को देखा, फिर थोड़ा संजीदा होकर बोला,
ظلم نہیں ایشم خان، حق ہے میرا، اور یاد رکھنا اگلے جمعے کے بعد اس حویلی میں تمہارا ہر شرارت کا میں حساب لوں گا، وہ بھی بند کمرے میں۔ یہ کہہ کر وہ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا، جبکہ ایشم وہیں کھڑی اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ جسے کھڑوس کزن سمجھ کر تنگ کرتی رہی تھی، وہ بھی اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور طاقتور سچ بن کر سامنے کھڑا ہے۔ شام کا وقت اور حویلی میں چہل پہل اپنی انتہا پر تھی۔ طیبہ نے شہر سے نامور ڈیزائنرز اور درزیوں کو بلوا لیا تھا، جو بڑے ہال میں کپڑوں کے تھان اور نقش و نگار والے نمونے پھیلائے بیٹھے تھے۔ ایشم کی کزنز نائمہ اور انوشے بڑے جوش سے لہنگوں اور ساڑیوں کا انتخاب کر رہی تھی، لیکن ایشم ایک کونے میں صوفے پر بیٹھی بیزاری سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذہن ابھی تک صبح والے واقعے اور زوہان کی ان پراسرار دھمکیوں میں الجھا ہوا تھا۔ ارے ایشم، یہ دیکھو، یہ سرخ رنگ تم پر کتنا کھلے گا۔ نائمہ نے ایک بھاری کام والا جوڑا اس کے سامنے لہرایا۔ آخر رخصتی کا جوڑا ہے، کچھ تو دلچسپی لو۔ مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے، تم لوگ خود ہی دیکھ لو، ایشم نے بددلی سے کہا اور اٹھ کر جانے لگی کہ اچانک ہال کے بڑے دروازے سے زوہان داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نفیس کالے رنگ کا مخمل کا ڈبہ تھا جس پر سنہری کام ہوا تھا۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی پورے ہال میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ ڈیزائنرز نے بھی احتراماً سر جھکا لیے۔ زوہان سیدھا ایشم کے پاس آیا، جو اسے دیکھ کر ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس نے وہ ڈبہ میز پر رکھا اور سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، ان سب کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، میری دلہن اپنی رخصتی پر وہی پہنے گی جو میں اس کے لیے لایا ہوں۔ اس کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کی بات کاٹ سکے۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اندر سے ایک نہایت ایمرلڈ گرین رنگ کا بھاری کام والا جوڑا نفیس زمردی سبز برآمد ہوا۔ اس پر سونے کی تاروں سے ایسا باریک کام تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک بھاری پٹھانی روایتی ہار اور جھومر بھی رکھا تھا۔ واہ زوہان بھائی، آپ کی پسند تو لاجواب ہے، انوشا نے دبی آواز میں کہا۔ ایشم نے حیرت سے اس جوڑے کو دیکھا۔ یہ وہی رنگ تھا جو اسے بچپن سے پسند تھا۔ اس نے چوری چھپے زوہان کی طرف دیکھا، جس کی نیلی آنکھوں میں ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ زوہان نے ایک قدم آگے بڑھ کر ایشم کے بالکل قریب ہو کر سب کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر اس کے کان میں پشتوں میں سرگوشی کی۔ زما دا خدا جے، زما پٹھانا بشنی لباس کمر دیرا خقصہ کھڑکاری، تریباز صرف زما پادا وگرنا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میری پٹھان دلہن سبز لباس میں بہت خوبصورت لگتی ہے، یہ لباس صرف میرے لیے پہننا۔ ایشم کا چہرہ ایک بار پھر تمتما اٹھا۔ اس نے جلدی سے نظر جھکا لی۔ زوہان نے ڈیزائنرز کی طرف رخ کیا اور سرد لہجے میں کہا، باقی سب تیاریوں کو فائنل کرے، لیکن رخصتی کا لباس یہی رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور پروکار قدموں سے ہال سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ایشم کو اپنی پسند اور روب کے حصار میں چھوڑ گیا۔ نائمہ نے شرارت سے ایشم کا کندھا ہلایا۔ لو جی، ابھی سے میاں کی پسند چلنے لگی۔ ویسے ماننا پڑے گا یہ خروس کزن تو تمہاری پسند تک جانتا ہے۔ ایشم نے کپڑے کے نرم ریشم کو چھوا۔ اس کے دل میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی، جسے وہ خود سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہندی کی رات تھی اور پوری حویلی روشنیوں سے نہائی ہوئی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ اور کزنز کے گیتوں کے شور میں ایشم ایک اونچے مخملی صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر گہری اور باریک مہندی رچی ہوئی تھی۔ پیلے رنگ کے جوڑے میں سر پر پھولوں کا گہنا سجائے وہ واقعی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ آفت کہیں سے بھی نمودار ہو سکتی ہے۔ جب رات ذرا بھیگی اور مہمان کم ہوئے تو کزنز اسے زبردستی اٹھا کر بلائی منزل کے برآمدے میں لے آئیں تاکہ وہ سکون سے اپنی مہندی خشک کر سکے۔ نائمہ اور انوشے کسی کام سے نیچے گئی تو ایشم اکیلی رہ گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اسے سکون دے رہے تھے کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے بوٹوں کی بھاری چاپ سنائی تھی۔ وہ مڑی تو سامنے زوہان خان سادہ کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا واسکٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں رات کی خاموشی جیسے گہرائی تھی۔ آپ یہاں، کوئی دیکھ لے گا زوہان خان؟ ایشم نے گھبرا کر اپنی مہندی والے ہاتھ سینے سے لگائے۔ زوہان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے ایک قدم آگے بڑھا اور ایشم کا ہاتھ جو ابھی گیلا تھا نہایت نزاکت سے تھام لیا۔ ایشم کی سانسیں رک گئیں۔ دیکھ رہا ہوں اس بیل بوٹوں میں میرا نام کہاں لکھا ہے؟ زوہان نے جھک کر اس کی ہتھیلی کا جائزہ لیا۔ اس کا لمس ایشم کے پوروں میں آگ لگا رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، مہندی خراب ہو جائے گی، ایشم نے ہکلا کر کہا، مگر زوہان کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی۔
اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی کیس نکالا اور اسے کھولا تو اندر ہیرے کی ایک نہایت نفیس انگوٹھی چمک رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ایشم نے حیرت سے پوچھا۔ زوہان نے وہ انگوٹھی اس کی مہندی لگی انگلی کے قریب لائی مگر اسے پہنائی نہیں۔ اس نے گہری نظر ایشم کی تمتماتے چہرے پر ڈالی اور پشتوں میں سرگوشی کی۔ دا ستا پارا زما دمی نشادے ہو یا ساتا دا انگشتری صرف زما دا لاس نا خپلا گوتا کسیوا غندا۔ یہ تمہارے لیے میری محبت کی نشانی ہے مگر یاد رکھنا یہ انگوٹھی صرف میرے ہاتھ سے اپنی انگلی میں پہننا۔ ایشم نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا کھڑوس پن نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا جنون اور اپنائیت تھی۔ آپ اتنے بدل کیوں گئے ہیں؟ ایشم نے دبی آواز میں پوچھا۔ زوہان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے گال کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے بولا، بدلا نہیں ہو ایشم خان، بس اب اپنی چیز پر قبضہ جمانا سیکھ گیا ہوں۔ کل رات کے بعد تم صرف میری ہوگی اور تب تمہاری یہ ساری شرارتیں میرے قبضے میں ہوں گی۔ وہ کہہ کر مڑا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا جبکہ ایشم وہیں کھڑی اپنی مہندی کی خوشبو اور اس ہیرے کی چمک کے بیچ خود کو ہارا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سزا اب اسے دنیا کی سب سے خوبصورت نعمت لگنے لگی ہے۔ رخصتی کا دن آ چکا تھا اور پوری حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ فضا میں عود اور گلاب کی ملی جلی خوشبو رچی ہوئی تھی مگر ایشم کے دل کی دھڑکنیں کسی بے ترتیب ڈھول کی طرح بج رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ایمرلڈ گرین مخملی آئینے کے سامنے کھڑی تھی، وہی زمردی سب جوڑا پہنے جس پر سونے کی تاروں کا کام سورج کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ اس نے اپنے گلے میں بھاری پٹھانی ہار پہنا اور جب آئینہ دیکھا تو اسے اپنی گردن کے قریب وہی جگہ یاد آئی جہاں زوہان نے اسے چھو کر اپنی تپش چھوڑی تھی۔ ایشم چلو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ نائمہ نے کمرے میں داخل ہوتے اسے ٹوکا مگر خود بھی اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ماشاء اللہ، آج تو تم واقعی کسی سردار کی ملکہ لگ رہے ہو۔ ایشم نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے ہاتھ اب بھی سرد پڑ رہے تھے۔ رخصتی کے تمام مراحل کسی خواب کی طرح گزر گئے۔ طیبہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے زوہان کے سپرد کیا جس نے بڑی مضبوطی اور حق سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ حویلی کے بڑے صحن سے گزرتے ہوئے ایشم کو وہی جگہ یاد آئی جہاں اس نے BMW پر نیل پالش سے شکلیں بنائی تھیں۔ اسے محسوس ہوا کہ زوہان نے اس کا پتہ ذرا اور سختی سے دبوچا ہے جسے وہ اس کی شرارت یاد دلا رہا ہو۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب ایشم زوہان کے کمرے میں موجود مخملی بیڈ پر بیٹھی اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرہ مدھم روشنی میں نہایا ہوا تھا اور خاموشی اتنی گہری تھی کہ ایشم کو اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور زوہان خان سادہ اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور اپنی ویسکوٹ اتار کر صوفے پر پھینک دی۔ وہ خاموشی سے ایشم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا طویل کاما سایہ ایشم پر محیط ہو گیا۔ تو آخرکار وہ جنگلی بلی میرے قید خانے میں آ ہی گئی۔ زوہان کی بھاری اور روبدار آواز گونجی۔ ایشم نے سہم کر نظریں اٹھائیں جہاں زوہان کی نیلی آنکھیں اب کسی تپش سے نہیں بلکہ گہرے سکون اور جنون سے لبریز تھی۔ زوہان نے جھک کر اس کا گھونگھٹ الٹا اور اس کے معصوم چہرے کو اپنی گرفت میں لیا۔ گاڑی کے نقصان کا حساب باقی ہے ایشم خان، اور وہ حق بھی جو میں نے اسے اس رات مانگا تھا۔ اس نے اس کے کان کے قریب ہو کر پشتوں میں نہایت والہانہ انداز میں سرگوشی کی۔ زما گرائی ایشم نن نپستا نصف زما اودا ٹولا دو ستا پقدموں کو سمدا۔ میری پیاری ایشم، آج کے بعد تم صرف میری ہو اور یہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں ہے۔ اس نے ایشم کی وہی کلائی تھامی جس پر نیل پالش کے نشانات تھے اور اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ایشم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے مگر اس بار یہ خوف کے نہیں بلکہ اس تحفظ کے تھے جو اسے زوہان کے لمس میں محسوس ہو رہا تھا۔ رونا نہیں ہے؟ زوہان نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور شرارت سے بولا، ابھی تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ تم نیل پالش سے میری زندگی میں اور کون سے رنگ بھرتی ہو۔ اس نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا جہاں اب کوئی خوف نہیں تھا، بس اس ایک لامتعنی تعلق اور وہ حق تھا جسے زوہان نے برسوں کے انتظار کے بعد پا لیا تھا۔ زوہان نے جب اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تو اس کی نیلی آنکھوں میں چھپا برسوں کا جنون اور پیاس ایشم کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے اوپر جھکنے لگا یہاں تک کہ ایشم کو اس کی تیز ہوتی سانسوں کی تپش اپنے گالوں پر محسوس ہونے لگی۔ ایشم کا دل کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھ زوہان کے چوڑے سینے پر رکھ دیے تاکہ اسے خود سے دور کر سکے۔
زوحان خان پلیز مجھے تھوڑا وقت دیں، میں بھی اس تعلق کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایشم نے ہامتے ہوئے التجا کی۔ اس کی آواز ڈر کے مارے حلق میں دب رہی تھی اور وہ اس حق اور اس قربت سے خوفزدہ تھی جو زوحان برسوں کے انتظار کے بعد آج وصول کرنے والا تھا۔ زوحان کی گرفت اس کے چہرے پر ذرا اور مضبوط ہوئی۔ اس نے ایشم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت گہری اور روبدار آواز میں کہا، وقت؟ کتنا وقت ایشم خان؟ 10 سال کم تھے کیا جو میں نے تمہارے بغیر گزارے؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تڑپ تھی جو ایشم کے دل کو چیر گئی۔ اب مجھ میں مزید صبر کی ہمت نہیں ہے، میرے اندر اتنے سالوں کی پیاس ہے، تڑپ ہے، اور وہ محبت ہے جسے میں نے صرف اپنے اندر دبا کر رکھا تھا۔ ایشم نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ اس کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر کانوں کی لو تک بہہ گئے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے زوحان، پلیز رک جائیں۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ زوحان نے اپنا سر اس کی پیشانی سے ٹکا دیا اور انتہائی مدھم رومانوی انداز میں پشتوں میں سرگوشی کی۔ زما در ذرا سا ترا کو مکا صرف خپلے صدر گی پٹے کراو وما محسوس کرا زا ستا خواندیم ستا محافظیم۔ میری دل کی دھڑکن، ڈرو مت، بس اپنی آنکھیں بند کر لو اور مجھے محسوس کرو، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا محافظ ہوں۔ اس نے ایشم کے ہاتھوں کو جو اس کے سینے پر تنے ہوئے تھے آہستہ سے ہٹا کر اپنے گلے میں حائل کر لیا۔ بس ایک بار مجھ پر بھروسہ کرو ایشم، یہ ڈر مٹ جائے گا، صرف محبت رہ جائے گی۔ زوحان نے اس کے آنسوں کو اپنے لبوں سے چنا۔ اس کا لمس اتنا والہانہ اور حق جتانے والا تھا کہ ایشم کی مزاحمت آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی، زوحان کی محبت کی تپش اسے اتنا ہی اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ خڑوس سردار آج اسے ادھورا نہیں چھوڑے گا، وہ اسے مکمل طور پر اپنا بنا کر ہی دم لے گا۔ ایشم نے بوجھل پلکوں کے ساتھ اسے دیکھا، جہاں اب صرف جنون تھا، ایک ایسا جنون جسے تباہ نہیں بلکہ آباد کرنے والا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے کے پردوں سے جھانک کر ایشم کے چہرے کو چھوا تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ خود کو زوحان کے مضبوط اور گرم حصار میں پا کر ایک دم سے ساکت ہو گئی۔ رات کی تمام یادیں، زوحان کا وہ جنون، اس کی والہانہ محبت اور وہ حق جو اس نے برسوں کی پیاس بجھانے کے لیے وصول کیا تھا، ایشم کے ذہن میں کسی فلم کی طرح گھوم گئے۔ ایشم کا معصوم ذہن اور اس گہری محبت اور قربت کو ظلم سمجھ بیٹھا۔ ایسا لگا کہ زوحان نے اس کی مرضی کے بغیر اسے اپنا قیدی بنا لیا۔ وہ گھبرا کر بستر سے اٹھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک عجیب سی بغاوت۔ زوحان ابھی گہری نیند میں تھا، اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ ایشم نے تیزی سے اپنا حلیہ درست کیا اور زوحان کے جاگنے سے پہلے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ سیدھا طیبہ اور چاچو جان کے کمرے کی طرف تھا۔ ہال میں نائمہ اور باقی کزنز ناشتے کی تیاریوں میں مصروف تھیں، لیکن ایشم کے روحان سے چہرے اور پریشان حال کو دیکھ کر سب ٹھٹک گئے۔ ایشم کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ نائمہ نے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ایشم نے ہچکیاں لیتے ہوئے بلند آواز میں کہنا شروع کیا، وہ زوحان خان، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے میری بات نہیں سنی، میں منع کرتی رہی پر اس کی آواز ہال میں گونجی تو سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ طیبہ اور گھر کے باقی بڑے بھی شور سن کر باہر نکل آئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ طیبہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ایشم بس روئے جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ مظلوم ہے، جبکہ حقیقت میں زوحان نے تو اس کے ساتھ انتہائی نرمی اور محبت کا برتاؤ کیا تھا۔ وہ تو بس اپنا وہ حق مانگ رہا تھا جو نکاح کے بعد اسے حاصل تھا۔ ابھی یہ ہنگامہ جاری تھا کہ سیڑھیوں پر زوحان کی بھاری چاپ سنائی دی۔ وہ سفید چادر کندھوں پر ڈالے، بالوں کو بکھری ہوئی حالت میں نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی سکون تھا، لیکن جیسے اس نے ایشم کے الفاظ اور گھر والوں کی خاموشی محسوس کی، اس کی نیلی آنکھوں میں ایک دم سے حیرت اور پھر ایک گہرا دکھ ابھرا۔ اس نے ایشم کی طرف دیکھا جو سب کے سامنے سے مجرم بنا کر کھڑی تھی۔ زوحان نے کوئی صفائی نہیں دی، بس ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور تلخ لہجے میں پشتوں میں بڑبڑایا، زما مینا سطح پر نظر کنبے ظلم شو ایشم خان تا خو زما مینا ہمدن پالش گوندے رنگ بڑا۔ میری محبت تمہاری نظر میں ظلم بن گئی ایشم خان، تم نے تو میری محبت کو بھی نیل پالش کے رنگ کی طرح داغ بنا دیا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ اب سب کی نظریں زوحان کے اس زخمی لہجے پر تھیں، جبکہ ایشم کو ابھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے اپنی نادانی میں کتنی بڑی آگ لگا دی ہے۔ زوحان نے جب ایشم کے الزامات سنے تو اس کی نیلی آنکھوں میں چھپا سکون لمحے میں کرچی کرچی ہو گیا۔ اس نے نہ تو کوئی چیخ پکاری تھی اور نہ ہی کسی قسم کی صفائی پیش کی، بس ایک گہری دکھ بھری نظر اپنی منقوہہ پر ڈالی جس نے برسوں کی تڑپ اور والہانہ محبت کو ایک پل میں زیادتی کا نام دے دیا تھا۔
इसने खामोशी से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और हवेली के भारी दरवाजे से बाहर निकल गया। पीछे एक भयानक खामोशी छोड़ गया। सब घर वालों को लगा कि शायद वो वापस लंदन चला गया, लेकिन वो शहर में मौजूद अपने पुराने फ्लैट पर मुंतकिल हो गया था ताकि खुद को इस तजलील से बचा सके। हवेली के हॉल में जैसे जोहान गया, एशम की माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इन्होंने तड़प कर एशम का बाजू पकड़ा और इसे झंझोड़ कर रख दिया। ये क्या बदतमीजी है एशम, क्या हो गया तुम्हारी अक्ल को? वो तुम्हारा निकाही शौहर है, इसका तुम पर हक है। वो तो तुम्हारे कदमों में बिछ रहा था और तुमने इसे सबके सामने तमाशा बना दिया। एशम रोते हुए बोली, अम्मी इसने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा था रुक जाए। चुप कर जाओ एशम, बिल्कुल खामोश। इसकी माँ ने धाड़ कर इससे खामोश करवाया। मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत को ज्यादती का नाम देकर तुमने सिर्फ इसकी नहीं बल्कि पूरे खानदान की इज्जत उछाली है। वो शख्स 10 साल तुम्हारे इंतजार में रहा, लंदन जैसे शहर में रहकर भी सिर्फ तुम्हारे नाम की माला जपता रहा और तुमने इसे ये सिला दिया। तायबा ने भी अफसोस से सर झुका लिया। बेटी, रिश्ता प्यार से निभाया जाता है, नादानी से नहीं। तुमने आज एक पठान की गैरत को ललकारा है, वो बहुत टूट गया होगा। नाइमा और अनुशे भी दूर खड़ी अफसोस से एशम को देख रही थी। नाइमा करीब आई और दबी आवाज में बोली, एशम तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तो तुम्हें पलकों पर बिठा रहा था, मैंने खुद देखा था कि इसकी आंखों में तुम्हारे लिए कितना मान था। अब अगर वो कभी वापस ना आया तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। एशम अब हॉल के बीचों बीच अकेली खड़ी थी। इसे अपनी माँ की डांट और कजन्स की बातों से धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि इसने क्या कर दिया है। इसके कानों में जोहान के वो आखिरी पश्तो अल्फाज गूंज रहे थे जिनमें इससे अपनी मोहब्बत को दागदार होने का शिकवा किया था। कई हफ्तों की तगोदो और दर दर की खाक छानने के बाद एशम आखिरकार इस गुमनाम फ्लैट तक पहुंचने में कामयाब हो गई जहां जोहान ने खुद को दुनिया से काटकर कैद कर लिया था। हवेली में इसकी गैर मौजूदगी ने एशम को अंदर से खोखला कर दिया था और अब पछतावे की आग इससे पल पर जला रही थी। कपकपाते कदमों के साथ जब वो फ्लैट के दरवाजे पर पहुंची तो इसे देखकर हैरत हुई कि दरवाजा खुला था। शायद जोहान को अपनी जान या माल की कोई फिक्र नहीं रही थी। वो दबे पांव अंदर दाखिल हुई और सीधे इसके बेडरूम की तरफ बढ़ी। कमरे में पहला अंधेरा और हब्स एशम का दम घुटने लगी। सामने रॉकिंग चेयर पर जोहान बैठा था, मगर ये वो वजी और रोबदार जोहान नहीं था जो लंदन से लौटा था। इसका हुलिया बुरी तरह बिखरा हुआ था, शेप बड़ी हुई थी और नीली आंखों के गिर्द गहरे हल्के इसकी कई रातों की बेख्वाबी की गवाही दे रहे थे। एशम की सिसकियां निकल गईं। वो भागकर इसके पैरों में ढेर हो गई और तड़प कर इसके घुटनों पर बोसा दिया। जोहान एकदम हड़बड़ा कर उठा जैसे किसी ने इसे ख्वाबे गफलत से जगा दिया हो। इसने झटके से एशम को अपने कदमों से उठाया और बाजुओं से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर दिया। यहाँ क्यों आई हो एशम खान? क्या अभी कुछ और तमाशा बाकी है? इसकी आवाज में वो पुरानी घिन गरज नहीं थी बल्कि एक जानलेवा थकन और टूट-फूट थी। एशम फूट फूट कर रोने लगी। जोहान मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं डर गई थी, मैं नादान थी, मुझे समझ नहीं आया कि वो मोहब्बत थी या क्या। प्लीज मुझे एक बार माफ कर दें। वो हिचका लेते हुए इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जोहान ने अफसोस से सर झुका लिया और तल्ख लहजे में बोला, तुमने सिर्फ गलती नहीं की एशम, तुमने मुझे मेरी अपनी नजरों में गिरा दिया। मैं तो तुम्हें बहुत टूट कर चाहता था। मैंने तो सोचा था कि हवेली लूटूंगा तो अपनी मोहब्बत को वो सब दूंगा जिसकी वो हकदार है। इसने गहरा सांस लिया और इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। तुम्हें पता है, माँ बाप के इंतकाल के बाद मेरा इस मुल्क और इस हवेली में लौट कर आने का कोई इरादा नहीं था। मैं वहां सेटल था, खुश था, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर लौटा, सिर्फ एक रिश्ते की लाज रखने के लिए जो बचपन में जुड़ा था। मैंने कितनी मोहब्बत की तुमसे, कितने अरमान सजाए थे, लेकिन तुमने बदले में मुझे जानी और जालिम बनाकर सबके सामने खड़ा कर दिया। एशम का दिल कट कर रह गया। वो दोबारा इसके घुटनों से लिपट गई और अपनी पेशानी इसके पैरों पर रख दी। खुदा के लिए ऐसा मत करे, मैं शर्मिंदा हूं, मैं मर जाऊंगी अगर आपने मुझे माफ नहीं किया। मुझे अपनी पनाह में ले लें जोहान, मैं वादा करती हूँ मैं कभी आपका मान नहीं टूटने दूंगी। जोहान ने तड़प कर इसे देखा। इसकी पुकार में वो सच्चाई थी जो पत्थर दिल को भी पिघला दे। इसने धीरे से इसे अपने हसार में लिया और पश्तों में इंतहाई जख्मी मगर रोमानवी लहजे में सरगोशी की, जमा बदकिस्मता मैंने ताखो जमा जरामाती कड़े वो खो बिया हम दरा सरा सरफ सता दपार अधर की। मेरी बदकिस्मत मोहब्बत, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया था, मगर फिर भी ये दिल से तुम्हारे लिए धड़कता है। एशम ने इसकी कमीज को मजबूती से थाम लिया, जिसे अब वो इससे कभी खुद से दूर नहीं होने देगी।
पछतावे के आंसुओं ने आज उनके दरमियान मौजूद तमाम दीवारें गिरा दी थी। जोहान ने जब एशम के अल्फाज सुने तो एक पल के लिए इसके पूरे वजूद में सख्ता तारी हो गया। वो एशम जो इसके लम्ब से भागती थी, जो इसकी गुर्बत को जुल्म का नाम देकर इसे सबके सामने रुसवा कर चुकी थी, आज वही एशम इसके कदमों में बैठी अपनी खताओं का कफारा अदा कर रही थी। इसकी आंखों में सच्चाई की वो चमक थी जो जोहान के अंदर जैसी जमी बर्फ को पिघलाने के लिए काफी थी। जोहान ने झुककर निहायत नजाकत से इसे अपने मजबूत बाजों में भर दिया और इसे जमीन से उठाकर अपने बराबर खड़ा कर दिया। इसकी नीली आंखों में अब वो पुराना दुख नहीं बल्कि एक गहरा वालेहाना जुनून उभर आया था। तुम्हें अंदाजा नहीं है एशम खान कि इन हफ्तों में मैंने खुद को तुम्हारी याद से कैसे बचाया, इसे रिंधी हुई आवाज में कहा। एशम ने लड़ते हाथों से जोहान के चेहरे को छुआ और इसकी आंखों में देखते हुए सरगोशी की। मैं अकेली हूँ जोहान, मैं अधूरी हूँ। मैंने आपके लम्स को, अपनी इस मोहब्बत को बहुत मिस किया जिसमें मैंने खुद अपने हाथों से ठुकरा दिया था। मुझे माफ कर दें और मुझे इस रात की तरह प्यार करें, अपने हक से, अपनी तड़प से। जोहान के सब्र का बंध टूट गया। इसने एक झटके से एशम को अपने सीने से लगा लिया, जहां इसके दिल की धड़कनें किसी तूफान का पता दे रही थी। इसे अपना सर इसकी गर्दन की इसी गोशे में छुपा लिया जहां इसने यहाँ अपनी तपिश छोड़ी थी। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा, जोहान ने पश्तों में निहायत रोमानवी और गहरी आवाज में इसके कान में सरगोशी की। जमा दसोंदा रना नन बसा सदा पारा दटोला दुनिया बड़ा करम सिर्फ जता तो ओ जंग मदामीना। मेरी जिंदगी की रोशनी आज तुम्हारे लिए मेरी ये पूरी दुनिया भुला दूंगा। मैं सिर्फ और तुम, ये हमारी मोहब्बत। इसने एशम को अपनी बाहों में उठाया और इसे बेड पर बिठा दिया। कमरे का अंधेरा अब इनके दरमियान कोई दीवार नहीं था बल्कि एक गवाह था। इस नई शुरुआत का जोहान ने इसके माथे पर बोसा दिया और फिर वही वालेहानापन, वही जुनून इसके वजूद पर मुहित होने लगा। एशम ने इस बार इसे अपनी आंखें बंद की तो इसमें कोई खौफ नहीं था, बस एक सुकून था कि वो अपनी मजाजी खुदा की पनाह में है। रात की स्याही में जोहान ने इसे महसूस करवाया कि एक पठान की मोहब्बत जितनी सख्त होती है, इसका लम्स इतना ही मोतबर और जिंदगी बख्श होता है। पछतावे के आंसू वालेहाना मोहब्बत के आंसुओं में बदल चुके थे और वो फ्लैट जो कभी जोहान की तन्हाई का गवाह था, अब इनकी लाजवाल मोहब्बत की दास्तान का नया उन्माद बन गया था। अगली सुबह जब शहर की फिजाओं में परिंदों की चहचहाहट गूंजी तो फ्लैट की खिड़की से आने वाली सुनहरी धूप एशम के चेहरे पर पड़ी। इसने अपनी आंखें खोली तो खुद को जोहान के मजबूत हिसार में पाया। जोहान बेदार हो चुका था और बड़ी मोहब्बत से इसे देख रहा था। इसकी नजरों में अब वो पुराना दुख नहीं बल्कि एक फातेहाना सुकून और अपनायत थी। उठो एशम खान, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी हवेली लौटें और इन सब अंधेरों को खत्म कर दें जो हमने अपनी नादानी में पैदा किए थे। जोहान ने इसके माथे पर प्यार दिया और इससे तैयार होने का कहा। जब जोहान ने की गाड़ी हवेली के बड़े फाटक से अंदर दाखिल हुई तो पूरे घर में खलचल मच गई। तायाबा, चाचू जान और एशम की मां दौड़ती हुई बाहर आई। गाड़ी रुकी और जोहान ने बड़े फख्र से एशम का हाथ थाम कर इसे बाहर निकाला। एशम का सर आज झुका हुआ नहीं था बल्कि इसकी आंखों में अपने शौहर के लिए वो मान था जिसने पिछली रात पाया था। हॉल में दाखिल होते एशम सबके सामने खड़ी हो गई। तायबा, अम्मी, मैंने इस दिन को जो कुछ कहा वो मेरी नादानी और डर था। जोहान ने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि इसने तो मुझे वो इज्जत और मोहब्बत दी जिसका मैं तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ कि मैंने इस पाक रिश्ते को गलत नाम दिया। सबके चेहरों पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। एशम की मां ने आगे बढ़कर दोनों को गले लगा लिया और ढेरों दुआएं दी। शाम को जब हवेली के सहन में कहवे का दौर चल रहा था, जोहान एशम को लेकर इस जगह आया जहां वो BMW खड़ी थी। जोहान ने अपनी जेब से वही पुरानी नेल पॉलिश निकाली जो इस सारी कहानी की जड़ थी। तुम्हें याद है एशम, तुमने इससे मेरी गाड़ी का हुलिया बिगाड़ा था। जोहान ने शरारत से कहा, आज मैं इससे तुम्हारी तकदीर को संवारना चाहता हूँ। इसने एशम का हाथ पकड़ा और बड़ी लिखा एशम जी। नजाकत से इसके नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाते हुए अपना नाम खिलखिलाकर हंस पड़ी। जोहान ने इसे अपने करीब किया और पश्तों में निहायत वालेहाना आवाज में सरगोशी की। जमा सवंद मलगरी नन नबस तमसारे बबिना कबिना खबल खान ने वाले के दे ता जमा मेना जमा इज्जत जमा सकून ने। मेरी जिंदगी के साथी, आज के बाद मैंने तुम्हारी मोहब्बत में खुद को हार दिया है। तो मेरी मोहब्बत, मेरी इज्जत और मेरा सकून हो। एशम ने अपना सर इसके कंधे पर रख दिया जहां अब इसे दुनिया की सबसे महफूज पनाहगाह मिली थी। वो खड़ूस कजन जिसे वो कभी अपना दुश्मन समझती थी
آج اس کی روح کا محافظ بن چکا تھا۔ حویلی کی روشنی اب ان کے درمیان کسی خوف کی نہیں بلکہ اپنی ایک لازوال اور پاکیزہ محبت کی گواہ تھی جو برسوں کی تڑپ کے بعد اپنی منزل پا چکی تھی۔